अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी नेचर ऑफ मैटर की और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि मैटर की क्या नेचर है। और उसका एंड में हमारे पास जो है कंक्लूजन यही आया था कि हम मैटर की नेचर को नहीं जान सकते। लेकिन फिर बाद में हमने ये भी देखा था कि आइडियलिज्म जो है या आइडियलिस्ट्स जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हमें नेचर की हमें मैटर की नेचर का पता है। तो हमने देखा कि यार अच्छा, इनको मैटर की जो है नेचर का पता है, तो आ जाएँ फिर इनकी आर्ग्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आइडियलिज़्म की बात करेंगे और आइडियलिज़्म को देखेंगे और बेसिकली बर्ट्रैंड रसल का जो आइडियलिज़्म पे क्रिटिक है उसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आइडियलिज़्म जो है ना वो डिफरेंट फिलॉसफर्स के लिए डिफरेंट है। लेकिन इसको बस जनरल मायनों में इस तरह समझा जा सकता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम जान सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है, वो किसी ना किसी सेंस में मेंटल है। ये आइडियलिज्म की एक जनरल डेफिनेशन है। अब देखने की बात ये है कि सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कोई चीज़, जैसे कैमरा है मेरे आगे, ये पेन है, ये चीज़ असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही और ये सिर्फ मेरे माइंड में एग्जिस्ट कर रही है। तो सुनने में बड़ा एब्सर्ड सा आइडिया लगता है। लेकिन बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि भाई, अगर आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो उसकी वजह ये नहीं होनी चाहिए कि वो अजीब लग रही है या सही लग रही है। उसकी वजह जो है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए। तो हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी बिशप बर्कली की और हमने ये जाना था कि वो जो है एक आइडियलिस्ट हैं और वो कहते हैं कि थिंग्स एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ गॉड। तो अब हम इस वीडियो में उनकी आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे और उनको फिर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, उन्होंने ये प्रूफ किया कि भाई ये जो सेंस डेटा है ये मेरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। वो इस तरह कि जब ये सेंस डेटा है, इसका ब्लू कलर मुझे नज़र आ रहा है, तो एक तो हो गया इसका ब्लू कलर, दूसरी चीज़ हो गई मेरी आँख जो कि इस ब्लू कलर को देख रही है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर नहीं है तो ये ब्लू कलर मुझे नज़र नहीं आएगा, ठीक है? और हमें सेंस डेटा के बियॉन्ड तो रियलिटी पता ही नहीं है, जो कि हमने सवाल पूछा था कि भाई मैटर की नेचर क्या है। तो ये जो सेंस डेटा है ये भी मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है? और फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि भाई, अब जब आप एक चीज़ को जान गए हैं, यानी कि कलर आपको पता चल गया कि कलर है, ब्लू कलर है, तो ये चीज़ जो है ये आपके माइंड में है। टू बी नोन इज टू बी इन द माइंड एंड नथिंग कैन बी नोन एक्सेप्ट व्हाट इज इन द माइंड। यानी कि अब माइंड में जो चीज़ नहीं है उससे बियॉन्ड आप नहीं जान सकते। अगर एक चीज़ आप बोलें कि यार ये चीज़ तो मैं नहीं जानता, मेरे माइंड में नहीं है, तो वो किसी और के माइंड में होगी जिसके थ्रू आप जान सकते। अब बिशप बर्कली की आर्ग्यूमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वो है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया। आइडिया क्या चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं ख्याल। तो आइडिया जो है, आइडिया की डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज़ जिसको आप इमीडिएटली जान जाएं, वो चीज़ जो है ना आइडिया होती है। जिसको आप इमीडिएटली उससे एक्वेंट हो जाएं, तो वो उस चीज़ को आइडिया कहते हैं बिशप बर्कली। फॉर एग्जांपल सेंस डेटा हो गया, यानी कि ये ब्लू कलर जब मुझे नज़र आता है तो वो मतलब फ़ौरन से मुझे इस कलर की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, मेरे नॉलेज में आ जाती हैं कि ये ब्लू कलर है, ठीक है? बेशक अगर मुझे इसका नाम भी नहीं पता कि इसको ब्लू बोलना है, लेकिन ये जो कलर है इसको मैं डायरेक्टली पहचान लेता हूँ। तो ये हो गया इमीडिएट एक्वेंटेंस और ये हो गया आइडिया। लेकिन आइडिया जो है वो सिर्फ सेंस डाटा पे लिमिटेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इस तरह चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मेमोरी हो गई, ठीक है? आपको कोई चीज़ याद आ जाती है, तो उसमें भी आप इमीडिएटली एक्वेंट हो गए उस चीज़ के साथ, आपको फ़ौरन पता चल गया, राइट? तो वो भी एक आइडिया है। अब जो है ना, आइडिया हमने समझ लिया। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। वो बात ये कि हमने बात की कि जो सेंस डाटा है वो है हमारे ऊपर डिपेंडेंट। फिर हमने दूसरी बात की कि नॉलेज होने का मतलब है, सेंस डाटा के पीछे जो रियलिटी है वो तो हम कभी जान ही नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ रह गया सेंस डाटा। अब सेंस डाटा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक हो गया।
अब सेंस डाटा जो है वो आपके माइंड के अंदर है, क्योंकि उसका नॉलेज जो है, आप जब सेंस डाटा को जानते हैं वो आप अपने माइंड में जानते हैं, ठीक है। और हमने बात किया कि आइडिया जो है वो सेंस डाटा भी होता है, राइट। तो अब जब आप किसी, मिसाल के तौर पे किसी आप दरख्त को देखें तो दरख्त की रियलिटी तो आपको पता नहीं, वो साइड पे हो गया, आपको दरख्त से मिल रहा है सिर्फ सेंस डाटा। सेंस डाटा होता है माइंड में, और साथ ही साथ आइडिया जो है, उस सेंस डाटा जो है उसको आप आइडिया भी कह सकते हैं। यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं, जो मुझे नज़र आ सकती हैं, जो मुझे फील हो सकती हैं, वो तमाम आइडियाज़ हैं। और आइडियाज़ जो हैं वो सिर्फ मेरे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी कोई रियलिटी नहीं है। ये बिशप बर्कली की आर्गुमेंट थी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर वो सिर्फ मेरे माइंड में है, तो अगर मैं कमरे से चला जाता हूँ या अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर तो उसको एग्जिस्ट होना ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट होना ख़त्म इसलिए नहीं होता। ये पेन, बेशक मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ या दूसरी तरफ देख लूँ, ये पेन फिर भी एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि इसको साथ ही साथ गॉड जो है वो भी देख रहा है। और ये जो है, ये गॉड के माइंड में एक आइडिया है, इसलिए ये परमानेंट एग्जिस्टेंस रखता है। अब हमें बात समझ में आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इस आर्ग्यूमेंट में गलती किधर है। तो गलती ये है कि हमने ये कहा कि आइडियाज़ जो हैं वो माइंड के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे नोटिस करने की बात ये है कि माइंड के अंदर होना, इसके दो अलग मानी हैं। अच्छा, माइंड के अंदर होने के दो अलग मानी हैं। एक तो मानी ये है कि जब आप, मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को याद करते हैं, तो वो इंसान आपके जहन में होता है, लेकिन उसका वजूद अपने आप में आपके जहन में नहीं होता, सिर्फ उसका ख्याल आपके जहन में होता है। तो अगर आप ये कहें कि वो चीज़ का ख्याल आपके जहन में है, तो फिर तो बात मानी जा सकती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो चीज़ अपने आप के अंदर आपके जहन में है। तो ये इसकी पहली फैलेसी है। अब जब मैं इस पेन को देखता हूँ तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक है एक्ट ऑफ एप्रीहेंशन और दूसरा है द थिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो एक्ट ऑफ एप्रीहेंशन यानी कि जो मुझे नज़र आ रहा है और मेरे जहन में स्टोर हो रहा है, ये जो नॉलेज मेरे जहन में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया एक्ट ऑफ एप्रीहेंशन। और एक हो गया ये कलर। तो एक्ट ऑफ एप्रीहेंशन जो है वो तो मेरे माइंड में हो रहा है, लेकिन हमने जो पहले प्रूफ किया कि ये सेंस डाटा मेरे माइंड में डिपेंड करता है, तो इस बात से ये तो कभी भी प्रूफ नहीं होता कि ये कलर जो है अपने आप के अंदर ही मेरे जहन में है। मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर इसको देखने वाली कोई आंख मौजूद नहीं है, तो हाँ, किसी को एक्ट ऑफ एप्रीहेंशन का नहीं पता चलेगा, यानी कि किसी को कलर नजर नहीं आएगा, लेकिन ये चीज तो वहां पे होगी ना, ये कलर जो है वो तो एमिट हो ही रहा होगा। और दूसरी बात इसमें ये है कि माइंड की मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने अलावा अपने से दूसरी चीज़ों को समझ सकता है और उनका नॉलेज जो है वो एक्वायर कर सकता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जो अपने से दूसरी चीज़ें जो हैं वो नहीं है और वो चीज़ें माइंड के अंदर ही मौजूद हैं, तो फिर तो आपने माइंड की कैपेसिटी और माइंड की कैपेबिलिटी को जो है लिमिट कर दिया है। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं कि बेयर इन माइंड का मतलब है कि द थिंग एग्जिस्ट्स इन माइंड, इन दोनों का सेम मतलब है, तो फिर तो ये टोटोलॉजी हो गई। आप एक ही बात को दो बार कह रहे हैं और उससे आप साबित करें, लेकिन उससे तो साबित नहीं होता, क्योंकि आपने एक ही बात पहले बोली और दूसरी बात, वही बात जो है आपने दूसरे अल्फाज में दोबारा बोल दी। अच्छा, अब आइडियलिज्म की सपोर्ट में हम दूसरी आर्ग्यूमेंट को भी देख लेते हैं। वो दूसरी आर्ग्यूमेंट ये है कि कहा यह जाता है कि we cannot know the existence of something which we do not know। इसका मतलब ये कि उस चीज को आप नहीं जान सकते जिसको आप जानते नहीं हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपको 7 बेसिक कलर्स का पता है, ठीक है, और बाकी कलर्स के जो सारे शेड्स हैं वो उन्हीं से ही बनते हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। लेकिन क्या इन 7 के अलावा कोई और कलर एग्जिस्ट करता है? ये आप कभी भी नहीं जान सकते। वो इसलिए क्योंकि उस शेड को आप जानते ही नहीं हैं।
यानी यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। यानी इस बात को अगर आसान अल्फाज में कहा जाए या मैं अपनी समझ बताऊं तो वो ये है कि अगर हमारे कान ना होते तो हम ये कभी भी नहीं जान सकते थे कि साउंड भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, तो हमने ये कहा कि वी कैन नॉट नो दैट एनीथिंग एग्जिस्ट्स विच वी डू नॉट नो। अब इस बात से ये भी इम्प्लाई किया जाता है कि इसका मतलब कि जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो यानी इन सारी चीज़ों को फिर हम जान सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे एक्सपीरियंसेस से रेलिवेंट है ना। अगर हमारे कान ना होते तो हमें साउंड सुनाई ही ना देती और इसलिए हम कभी ये जान ही नहीं सकते थे कि साउंड भी कोई चीज़ होती है। लेकिन कान हमारे पास उस वक्त नहीं थे, नाक तो थी ना, तो हम स्मेल के बारे में जान सकते थे क्योंकि हमें पता था कि स्मेल कोई चीज़ होती है। तो इसी तरह जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंसेस से रेलेवेंट हैं, उनको हम जान सकते हैं। ये एक आर्गुमेंट है। और अब क्योंकि कोई और तरीका नहीं है मैटर की नेचर को जानने का जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, तो फिर फाइनल हमारे पास यही बचता है कि अच्छा, मैटर की नेचर को हम जान सकते हैं लेकिन कोई और तरीके से हमें पता भी नहीं चल रहा कि मैटर की नेचर क्या है। तो फिर मैटर की नेचर यही है कि मैटर जो है वो मेंटल है। अगर मैटर के साथ हम अपने आप को अक्वाइंट ना कर पाते, मैं इस पेन को ना देख पाता, ये कलर मुझे ना नज़र आ पाता, तो फिर मैं मैटर को कभी भी जान ही नहीं सकता था। और उस सूरत में मैटर जो है वो मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट भी हो जाता, मेरे लिए यूजलेस हो जाता, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में वो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे उससे कोई ना फ़ायदा नुकसान हो ही नहीं रहा। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो भी चीज़ें जिनको आप जान सकते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, और जो भी अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप नहीं जान सकते। और हाँ, एक ये बात भी इम्प्लाई की जाती है कि जो भी चीज़ जो है वो आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है वो रियल ही नहीं है। लेकिन देखने की बात ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए अनइम्पोर्टेंट हो वो भी रियल हो, बस आपको पता ना हो। और दूसरी बात ये कि अगर हम थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस को इंक्लूड करें, मिसाल के तौर पे इंसान बेशक एक चीज़ को नहीं जान सकता लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मैं इस चीज़ को जानूँ, तो फिर वो ख्वाहिश जो है उस चीज़ को इम्पोर्टेंट बना देती है। तो अगर इस इम्पोर्टेंस को हम काउंट करें तो फिर तो ये हो सकता है ना कि एक चीज़ इम्पोर्टेंट तो है लेकिन फिर भी आप अपने आप को उस चीज़ के साथ अक्वाइंट नहीं कर सकते। मिसाल के इसको समझाने का एक आसान तरीका ये है कि आप कह लें इल्म गैब, ठीक है? इल्म गैब को मैं जानता तो हूँ और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो है, मैं जानना तो चाहता हूँ कि इल्म गैब क्या है, लेकिन क्योंकि वो दिया ही नहीं गया तो मैं जान ही नहीं सकता, मैं उसको अपने आप के साथ अक्वाइंट ही नहीं कर सकता। अच्छा, वो जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी उसके ऊपर ज़रा वापस आ जाते हैं कि वी कैन नॉट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग व्हिच वी डू नॉट नो, या वी कैन नॉट नो दैट एनीथिंग एग्जिस्ट्स व्हिच वी डू नॉट नो। तो बर्ट्रैंड रसल ये कह रहे हैं कि यार ये स्टेटमेंट जो है ना वो अपने आप के अंदर भी गलत है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है नॉलेज, वो दो अलग अलग मीनिंग्स के अंदर आ रहा है। पहले उसका मीनिंग कुछ और है और बाद में उसका मीनिंग जो है वो कुछ और है। जब हम पहले बात करते हैं कि वी कैन नॉट नो दैट एनीथिंग एग्जिस्ट्स, यहाँ पे जो नो आ रहा है वो आ रहा है मानो में कि जो आपकी कन्विक्शन होती है, एक आपका बिलीफ होता है कि यार ये चीज़ ऐसी ही है, ठीक है? और जब दूसरा हम कहते हैं विच वी डू नॉट नो, उसमें नो का जो मानी है वो ये है जिस तरह आप सेंस डेटा को जानते हैं, तो वो जो जानना होता है वो उन मानों में आ रहा है। अगर आप इसके ये सही वाले मानी लगा लें तो स्टेटमेंट ये बन जाती है कि वी कैन नेवर ट्रूली जज दैट समथिंग एग्जिस्ट्स व्हिच वी आर नॉट अक्वाइंटेड विद। हम ये कभी जज नहीं कर सकते कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसको हमने अपने आप के साथ अक्वाइंट नहीं किया। लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही समझा भी चुका था। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं एम्परर ऑफ चाइना को नहीं जानता, ना मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनसे डायरेक्ट अक्वाइंटेंस हासिल नहीं की, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि एम्परर ऑफ चाइना जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये बर्ट्रैंड रसल ने कहा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसके जवाब में ये कहते हैं कि नहीं, आपने दूसरे लोगों से सुना और उनसे आपको पता चला, तो ये आर्ग्यूमेंट भी इनवैलिड है। वो इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों से सुनना जो है वो डायरेक्ट अक्वाइंटेंस तो नहीं होता ना, और हमने तो बात की थी डायरेक्ट अक्वाइंटेंस की उस स्टेटमेंट में।
विच वी डू नॉट नो, यानी कि डायरेक्ट एक्वेंटेंस, तो वो तो फिर भी नहीं हुई, तो वो बात इनवैलिड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मेरा पर्सनल थॉट ये है कि ये जो बर्ट्रैंड रसल ने एग्जांपल दिया ना एम्पायर ऑफ चाइना, तो ये इन्होंने एसोसिएशन की है, ठीक है, एक चीज़ एक चीज़ की एसोसिएशन की है, यानी कि एम्पायर ऑफ चाइना, उनको एम्पायर ऑफ चाइना का इसलिए पता है क्योंकि उनको एम्पायर की एग्जिस्टेंस का पता है कि एम्पायर होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने, अभी हम इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल की, उसके साथ उन्होंने जनरल प्रिंसिपल को अप्लाई किया कि यार हर जगह पे एक एम्पायर होता है या होना चाहिए, तो इसलिए फिर वो इस कंक्लूजन पे आए कि एम्पायर ऑफ चाइना भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ एम्पायर की, अगर बर्ट्रैंड रसल के वहमो गुमान में भी ये बात ना होती कि एम्पायर भी कोई चीज़ होती है, तो फिर बर्ट्रैंड रसल कभी भी ये नहीं बता सकते थे कि एम्पायर ऑफ चाइना होता है या नहीं होता। तो ये उनकी आर्ग्यूमेंट के अंदर फ्लॉ है, मेरे इन माय हम्बल ओपिनियन। और फिर बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि भाई मैं उस चीज़ को भी जान सकता हूँ जिसके साथ मैं डायरेक्टली एक्वेंटेड नहीं हूँ। अगर मैं एक चीज़ के साथ एक्वेंटेड हूँ तो मुझे उस चीज़ का नॉलेज मिलता है, लेकिन इस बात का रिवर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास किसी चीज़ का नॉलेज है तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ के साथ एक्वेंटेड भी हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं चीज़ को बाय डिस्क्रिप्शन जानता हूँ और एक जनरल प्रिंसिपल अप्लाई करके मैं ये चीज़ जान सकूँ कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हमने दो नई चीज़ों की बात की है, वो है, एक तो है जनरल प्रिंसिपल और दूसरा है नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, जिसको मैंने कहा था कि अगर मैं इसको बाय डिस्क्रिप्शन जानूँ तो इन दोनों का क्या मतलब है और ये क्या होती हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं, इनको हम फ्यूचर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।